वेलकम टू डाइव टू लर्न। दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश अग्रवाल और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। तीनों ही बेहद इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक्स हैं, तो जानते हैं इनके बारे में आज की क्लास में। दोस्तों, आप लोग को जान के खुशी होगी कि गूगल प्ले स्टोर पे हमारी डाइव टू लर्न ऐप लॉन्च हो चुकी है। आप आज ही जाके इसे इंस्टॉल कीजिए और 5 स्टार रेटिंग के साथ हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने डाइव टू लर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और हमारी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आने वाली है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और हाँ, अगर आपको अपने दोस्तों के लिए भी इसे इंपॉर्टेंट समझें तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। क्या है ह्यूमन रिसोर्स? क्या ह्यूमन की, इंसान की भी अकाउंटिंग होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? 4 लोग हमारे यहाँ ऑफिस में काम करते हैं तो मैं ये लिखूँ 4 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको 25,000 रुपये महीने की सैलरी देता हूँ तो ये लिखूँ हमारे पास 1 लाख रुपये के लोग हैं, इंसान हैं। कैसे होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग? आइए आज पूरी चर्चा करते हैं इसके बारे में। It is an attempt to identify and report investments made in human resources of an organization that are presently not accounted for in conventional accounting practice. दोस्तों, आप लोग जानते हैं हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, इनफैक्ट आज भी अगर देखा जाए तो जो अकाउंटिंग देख रहे हैं आप हर बिजनेस की, ऑलमोस्ट 99% बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग कर ही नहीं जाती। ह्यूमन रिसोर्स को असर समझा ही नहीं जाता, उन्हें रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता, जबकि उनके अंदर भी तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, आप उनको भी तो ट्रेनिंग दे रहे हो ना, उनको सिखाने पे जो खर्चा कर रहे हो, उनकी रिक्रूटमेंट जो खर्चा कर रहे हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपके पास रुकेंगे, काम करेंगे ना। तो इन सब की भी तो ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग होनी चाहिए। Basically, it is an information system that tells the management what changes over time are occurring to the human resource of the business. इससे हमें पता क्या चलेगा, ये कि जैसे जैसे समय गुजरेगा तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स में क्या बदलाव आने वाले हैं, ये हम इस अकाउंटिंग से पता लगा पाएंगे। इन सिंपल वर्ड्स, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ वैल्यूइंग, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग सिस्टमैटिकली। यानी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या करना है, हमें उसकी वैल्यू पता करनी है, हमें उसको रिकॉर्ड करना है और फिर उसकी प्रेजेंटेशन करनी है बैलेंस शीट में। द वर्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो उसकी कीमत है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। दिस डेफिनेशन ब्रिंग्स आउट 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। 3 चीज़ें इसमें हमने सीखी। एक तो सीखी क्या, वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वैल्यूएशन करना होगा। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ वैल्यूएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और तीसरा, प्रेजेंटिंग का मतलब डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में ह्यूमन रिसोर्स को दिखाना ही उसका डिस्क्लोजर होता है। वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा अच्छा सवाल हो सकता है इसमें से। देर आर टोटल 9 मेथड्स। टोटल मेथड्स कितने हैं? 9। उन 9 मेथड्स में से 4 मेथड तो ऐसे हैं जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर नहीं करते, यानी नॉर्मल हैं, कॉस्ट कैलकुलेशन के बेसिस पे हैं कुछ। और 5 मेथड्स ऐसे हैं जिनमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। वो जो डिस्काउंटिंग अप्रोच होती है ना, कैपिटल बस्टिंग में जो आप करते हो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई, वो वाली टेक्निक्स हैं इसके अंदर। तो 4 तो हमारे इनको ट्रेडिशनल कह सकते हो, 5 मॉडर्न भी कह सकते हो, जो मर्जी कहना चाहो। 4 ऐसे हैं जिनमें प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर नहीं होती, 5 ऐसे हैं जिनमें कंसीडर होती है। इसके अलावा अगर हम इन 9 मेथड्स में देखे जाएँ तो 8 तो इनमें से फॉरेनर्स ने दिए हैं जो नॉन इंडियंस हैं, और एक मेथड जो 9th मेथड हम सीखेंगे वो इंडिया से आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 9 मेथड्स टोटल सीखने वाले हैं। आइए देखिए, पहले 4 मेथड्स के बारे में बहुत इजीली समझाया जा सकता है, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे है पहला मेथड, हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड का जैसे ये कियस ने दिया, ब्रमनेट, फ्लैमहोल्ट्ज, पाइल, आप नाम याद कर सकेंगे, करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। 9th मेथड का जरूर नाम याद रख लीजिएगा। आइए, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपने किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, आप जो असेट रिकॉर्ड करोगे ह्यूमन रिसोर्स की। तो कहते हैं कि जो हमने खर्चा किया है उनकी ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे, उनकी रिक्रूटमेंट पे, उस खर्चे को कंसीडर कर लो। जो भी आप इस पे सारा खर्चा कर रहे हो वो खर्चा जो आपने पास्ट में कर दिया, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट।
आपने एम्प्लॉय पे कौन सा खर्चा किया होगा? उसके रिक्रूटमेंट पे, उसके ट्रेनिंग पे, उसके डेवलपमेंट पे जो खर्चा किया होगा, जो सिलेक्शन पे खर्चा किया होगा, वही खर्चा सारा जोड़ लो, कह दो कि ये एम्प्लॉय पे मैंने इतने रुपए खर्च किए, इसका मतलब ये एम्प्लॉय मेरी इतने रुपए की असेट है। आ रहा है समझ में? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है हिस्ट्री में जो कॉस्ट हो गई, खर्चा हो गया, यानी पास्ट में जो खर्चा हुआ। आपने एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा क्या किया होगा? सैलरी की बात नहीं चल रही यहाँ पे, क्या चल रही है? उसकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट पे जो खर्चा हुआ है, उस खर्चे को टोटल कर लो, वो आपकी असेट होगी। दूसरा मेथड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड के अंदर हम लोग बात करेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में, इसमें प्रेजेंट एक्सपेंसेस, इसमें कहा जाता है कि यदि आज हम लोग इस एम्प्लॉय को रिप्लेस करें, दूसरा लेके आएँ, तो दूसरे को लेके आने के उसकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, अनदर पे जो खर्चा करेंगे, वो कितना खर्चा होगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट में तो उस एम्प्लॉय पे जो खर्चा हुआ था उसकी बात हुई है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट में हुई है कि अगर इसको आज चेंज करना पड़े, दूसरा एम्प्लॉय अगर आज हम लेके आए, तो उस पर कितना खर्चा करना पड़ेगा, ये बात यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, आइए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती है कि ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ एम्प्लॉयज इन अनदर डिपार्टमेंट। कहते हैं हमारे ही ऑफिस में, हमारे ही ऑफिस में अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में इसको शिफ्ट किया जाए, परचेज की बजाय सेल डिपार्टमेंट में, ये प्रोडक्शन में किया जाए दूसरी जगह, तो वहाँ के लोग इसको क्या, कितने रुपए देने को तैयार होंगे, वहाँ पे इसकी क्या वैल्यू है, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, जो ऐसी लेबर है ना जो जनरली डेली मिल जाती है, उनको तो काउंट ही नहीं किया जाता। मतलब मान लो 600 रुपये दाढ़ी वाली जो लेबर होती है डेली की, उन्हें असेट नहीं माना जाता यहाँ पे, क्योंकि उनको तो बाजार से किसी भी समय लाया जा सकता है, उनकी कोई स्पेशल वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हमारा कोई स्पेशल मैनेजर है, अच्छा है, उसको दूसरा हमारा डिपार्टमेंट बुलाने को तैयार है कि भाई हम इस मैनेजर को रखेंगे और हम इतने रुपये खर्च करने को तैयार हैं इस पर, तो इसका मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो उसे ही हम असेट दिखाएंगे। अब आता है हमारा चौथा मेथड, बेसिक्स में जो चौथा मेथड है वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये डेविड वॉटसन ने दिया था। इसमें क्या करता है, डेविड वॉटसन ने कहा कि भाई आप एक काम करो ना, हर एम्प्लॉय पर अलग अलग खर्च होता है, ऐसे तो आप एक स्टैंडर्ड कर लो ना कि भाई इस ग्रेड के एम्प्लॉयज़ पे, मान लो आपको मैनेजर अपॉइंट करने हैं, तो मैनेजर अपॉइंट करने पे आपको उनकी रिक्रूटमेंट पे, उनकी हायरिंग पे, उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट देने में कितने रुपए खर्च होते हैं जनरली। ये नहीं कि आपने इस मैनेजर को अपॉइंट किया तो कितना हुआ, जनरली एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि भैया इतने रुपए खर्च हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे होता है, वो वेरिएंस एनालिसिस है, वो एक सेपरेट मेथड है, लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या है कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आप कॉस्ट रिकॉर्ड कर दो। तो दोस्तों हमने 4 मेथड पढ़े। हिस्टोरिकल कॉस्ट में जो हमने ऑलरेडी एक्सपेंस कर दिया है एम्प्लॉय पे, उसे काउंट करते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट में ये देखते हैं कि अगर आज हम दूसरा एम्प्लॉय लेके आए उसकी जगह, तो उन पे क्या खर्चा होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम देखते हैं कि इनका ऑल्टरनेटिव यूज़ क्या है हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में, उसमें कोई कितना पैसा देना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी कि एक ऐसी कॉस्ट जो जनरली इन लोगों को अपॉइंट करने में खर्च हो जाती है। तो ये 4 मेथड्स थे जो इम्पॉर्टेंट कोई खास है नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, नॉलेज के लिए ज़रूरी है। अब हम 5 मेथड्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, सब मेथड्स को। आइए, 5वां मेथड है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल। देखिए दोस्तों, हर मॉडल को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर नेक्स्ट मॉडल जो है वो पिछले से एक स्टेप फॉरवर्ड है। यानी जब भी कोई नया मॉडल आया तो उसने पिछले वाले में कोई एक चीज़ एडिशन करी, तो अगर आपको पिछला आता होगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? आइए, दिस मैथड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ले एंड स्क्वाड्स, 1971 में आया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज असर्टेन्ड एज फॉलोज। क्या 5 स्टेप्स बताए, जरा सुनिएगा। कहते हैं ऑल एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड इन स्पेसिफिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू एज एंड स्किल। उनकी एज के हिसाब से, उनकी स्किल्स के हिसाब से उनको ग्रुप्स में बांट दो। मैनेजर्स अलग, लेबर अलग, अकाउंटेंट अलग, ये अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। एज वाइज भी बना सकते हो, 40 साल वाले अलग, 50 साल वाले अलग। एवरेज एनुअल अर्निंग निकाल लो उनकी, भाई सालाना अर्निंग का एवरेज निकाल लो इन सब लोगों का, फॉर वेरियस रेंजेस ऑफ एज, अलग अलग एज ग्रुप का अलग अलग इनका एनुअल अर्निंग्स का एवरेज निकाल लो। अब क्या करो, ये जो इनकी टोटल अर्निंग आई है ना हर ग्रुप की, गेट अप टू रिटायरमेंट एज आर कैलकुलेटेड, और ये क्या करो, इनके रिटायरमेंट एज तक कैलकुलेट कर लो। मान लो अगले 35 साल तक ये बंदा काम करेगा, तो पूरे 35 साल तक इसकी वैल्यू लिख लो।
द टोटल अर्निंग्स कैलकुलेटेड एज अबव आर डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मान लो आपके पास वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट होती है ना, जैसे मान लो 10%, 12%, 10% मान लो, तो आपको क्या करना होगा बेटा, जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ईयर्स लिख लिया अपन ने, ईयर्स लिख लिए 1 2 3 4 ऐसे 35 ईयर्स तक मान लो, और यहाँ पे उनके वो लिख लिए फ्यूचर अर्निंग्स कितनी है, यानी उनको पैसा कितना मिलेगा फ्यूचर में। पूरे 35 साल तक हमने वही वैल्यू लिख लिया, हमें लगा 5 लाख है तो ये 5-5 लाख 35 साल तक लेता जाएगा। यहाँ लिख लेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है 0.909, 0.80 है ना, 827 इस तरीके से, फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो ये वाला मेथड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, उनके रिटायरमेंट तक का पूरा हिसाब किताब हम कर लेते हैं। ये देखिए पूरा रिटायरमेंट तक का हिसाब किताब कर लेते हैं और उसका डिस्काउंटिंग करते हैं अगले 35 साल की पूरी। तो ये तो था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल। ठीक है, अब सुनिए नेक्स्ट मॉडल, थोड़ा डिफरेंस आएगा, बेसिक्स हैं और ध्यान से रिकॉग्नाइज कीजिए हर चीज़ को। रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल, ये किसने दिया, फ्लैमहोल्ट्ज ने, 1971 में आया वो भी दोबारा। कह रहे दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ऑन प्रीवियस मॉडल, पिछले वाले का इम्प्रूवमेंट है ना। इट टेक्स इन टू कंसिडरेशन द पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयज मूवमेंट फ्रॉम वन रोल टू अनदर इन हिज करियर एंड ऑल्सो हिज लीविंग द फर्म अर्लियर देन हिज डेथ। देखो बेटा, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान, क्या ये ऐसा होता है क्या एक इंसान ज़िंदगी भर एक ही पोजीशन पे काम करता रहता है? नहीं ना, उसकी क्या होती है, उसके करियर में ग्रोथ होती है, अलग अलग रोल्स मिलते हैं उसको, जूनियर सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट मिलती है अलग अलग। दूसरा क्या वो बंदा एक ही जगह काम करता है या छोड़ के भी चले जाता है? छोड़ के भी जा सकता है ना, डेथ या रिटायरमेंट से पहले। पिछले वाले मॉडल में तो हमने क्या देखा, पूरा 35 साल तक, हमें लगता है पूरे 35 साल की कैलकुलेशन कर ली। अरे भैया वो 35 साल तक आपके पास रहेगा भी क्या? और दूसरी बात तो हमेशा क्या वो 5 लाख रुपए लेता रहेगा, उसकी क्या ग्रोथ नहीं होगी, रोल चेंज नहीं होगा, दूसरा सैलरी नहीं होगी क्या उसकी? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस मेथड को पढ़ते हैं। According to this model, the ultimate measure of an individual's value to an organization is expected realizable value. Expected realizable value. The realizable value is estimated on the basis of the present worth of the set of future services he is expected to provide during the period he is likely to remain with the organization. आइए, जितने समय तक वो बिजनेस में रहेगा उतने समय तक के लिए। अब इसके जो 5 स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। 5 स्टेप्स क्या क्या हैं, जनरल हैं, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड, पहले तो आप ये देखो फॉर विच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्व, कितने सालों तक काम करेगा भैया वो अपने साथ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोल्स एंड पोस्ट दैट द एम्प्लॉय माइट ऑक्यूपाई ड्यूरिंग हिज सर्विस, और अगर मान लो वो हमारे साथ 15-20 साल का हमें स्कोप दिख रहा है उसके साथ, तो 15-20 साल में वो कितने समय तक हमारे पास कौन कौन सा रोल अप्लाई करेगा, 5 साल क्या रहेगा, अगले 5 साल क्या रहेगा। एस्टिमेशन ऑफ द प्रोबेबल पीरियड फॉर विच अ पर्सन विल ऑक्यूपाई ईच पॉसिबल पोस्ट, यानी जैसे मान लो उसको पहले क्लर्क पे लगाया तो क्लर्क 10 साल रहेगा, फिर वो उसको बनाया हमने वो बनाया जो भी हेड होगा उससे, तो उसमें 5 साल रहा, फिर उससे ऊपर असिस्टेंट मैनेजर बनाया 5 साल, तो कौन सी पोस्ट पे कितने कितने समय तक काम करेगा वो नोट डाउन कर लो। अब estimation of the value derived by the organization when a person occupies a particular position, such value can be determined by the income expected to be derived from service to be rendered. ठीक है, the total value of the service derived by the organization for different employees, the value has arrived discounted। अब वो जो आपके पास वैल्यूज आ गई होंगी आप उन्हें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिस्काउंट कर सकते हो। कुल मिला के आपने इसमें क्या सीखा कि जो उसमें था ना पूरे 35 साल की कैलकुलेशन वो नहीं है, दूसरा उसमें पूरे 35 साल तक एक ही रोल था, यहाँ पे अलग अलग रोल पे अलग अलग सैलरी होती है, वो चीज़ें यहाँ पे कंसीडर कर ली गई। आइए नेक्स्ट मेथड देखते हैं, नेट बेनिफिट मॉडल। नेट बेनिफिट मॉडल में नेट बेनिफिट वर्ड क्या होता है इसको पहले समझेंगे। आइए पहले सुनते हैं ये किसने दिया, मोरसे ने दिया, वो 1971 में आया था, ये 1973 में आया। अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन रिसोर्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो है ही, किस चीज़ का प्रेजेंट वैल्यू, नेट बेनिफिट्स का, डिराइव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सर्विस ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। यानी यहाँ पे हमने कितना पैसा उस एम्प्लॉय को सैलरी में दिया उसके बारे में चर्चा नहीं है, यहाँ पे चर्चा इस बारे में है कि हमें उससे कितना बेनिफिट मिला, हमें कितने पैसे उससे कमा के दिए उसने, या हमारे लिए वो कितना वर्थ रखता है। द ग्रॉस वैल्यू ऑफ सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर बाय द एम्प्लॉयज इन द इंडिविजुअल
इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज देयर कलेक्टिव कैपेसिटी इज डिटरमाइंड। हम ये देखते हैं भाई ग्रॉस वैल्यू ऑफ सर्विस क्या है, जो वो काम करके दे रहा है वो काम मेरे लिए कितने रुपए का है, मेरे लिए क्या वर्थ रखता है वो काम। द वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स टू द एम्प्लॉयज़ इज डिटरमाइंड। फिर हम देखते हैं कि हमने उसको पैसे कितने दिए, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले में एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया था, 6th वाले में, वहाँ पे सैलरी का केस नहीं था, वहाँ पे जो होता है ना ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ सर्विसेज होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे यहाँ पे होता है ना ये एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू डिराइव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन अ पर्सन ऑक्यूपाइज। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जब हमें उससे कितने पैसे मिले उसके बारे में चर्चा है। आओ, यहाँ पे जो हमें उससे फ़ायदा मिल रहा है उसमें से हम माइनस करते हैं जो हम उसको पे कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं नेट बेनिफिट। उसे हम क्या बोलते हैं? नेट बेनिफिट। दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट रिप्रेजेंट्स दैट नेट बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, हमें उससे कितना बेनिफिट मिला माइनस हमने उसको कितना बेनिफिट दिया, इनका डिफरेंस नेट बेनिफिट कहलाता है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट बेनिफिट इज डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग अ प्री, वही फिर इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। अब बात आती है कि चलो ठीक है सर, आपने ये भी बढ़िया किया कि नेट बेनिफिट भी कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू भी कर ली उसकी, मतलब हमने क्या क्या देखा। अगर आपको मैं एक बार बाद में आपको रिवाइज कराऊंगा एक साथ। अब हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कर रहे हैं। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जानते हो आप, प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं कि क्या जो हम जो सोच रहे हैं उसकी संभावना कितनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, क्या वो वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। 15 साल सोचा तो क्या वो रुकेगा, 5 साल की पोजीशन पे ही रहेगा, इन सब चीज़ों की सर्टेनिटी कितनी है। आओ, दिस अप्रोच हैज़ बिन सजेस्टेड बाय पैकी कॉगन 1976, 71, 71 अगेन, देन फिर 72 और यहाँ पे 76 है ना। दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एन एक्सटेंशन ऑफ नेट बेनिफिट अप्रोच, पिछले अप्रोच का और एक्सटेंशन आ गया। द सर्टेनिटी विच द नेट बेनिफिट इन फ्यूचर विल अक्रू शुड ऑल्सो भी टेकन इनटू अकाउंट वाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सर्टेनिटी फैक्टर को भी कंसीडर करेंगे। पहले तो आप नेट बेनिफिट निकालेंगे, वही जो पीछे हमने निकाला कि भाई हमें उनसे कितना फ़ायदा मिला माइनस हमने उनको जो सैलरी दी, फ्रॉम ईच एम्प्लॉय एज एक्सप्लेन्ड अंडर नेट बेनिफिट अप्रोच, जो पिछले में सीखा। फिर सर्टेनिटी फैक्टर, जैसे मान लो 70%, 60% ऐसे होता है ना, एट विच द बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल, वो पता लगा लो भाई कितने पॉसिबिलिटी है, 70%, 80% जो भी है। द नेट बेनिफिट्स फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयज मल्टीप्लाइड बाय देयर सर्टेनिटी फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट और सेकंड वाले को, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच से आंसर आ जाएगा। अब लास्ट मेथड एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच, ये इंडिया में आई 1976 में प्रोफेसर S.K. चक्रवर्ती ने दी, जरूर याद कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल द ह्यूमन रिसोर्स आर टू बी वैल्यूड एज अ ग्रुप। यहाँ पे उन्होंने कहा कि पूरे ग्रुप को, अकेले एक एक बंदे की थोड़ी काउंटिंग होगी, एक ग्रुप। और ग्रुप भी किस तरीके से, कहते हैं 2 तरह के ग्रुप होने चाहिए, ठीक है, 2 तरह के ग्रुप होने चाहिए, एक मैनेजरियल लेवल के और दूसरे नॉन मैनेजरियल लेवल के। इन दोनों की अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। उन्होंने बोला द एवरेज टेन्योर, कहते हैं हर इंसान का अलग अलग आपको उम्मीद लगती है, आप तो एवरेज टेन्योर ले लो ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज इन द ग्रुप इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। कैसे कहता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपका एक्सपीरियंस जो कहता है उसके बेसिस पे आप क्या करो, इनका एवरेज टेन्योर ले लो, एवरेज सर्विस पीरियड ले लो कि भाई ये जनरली देखो तो 10 साल तक काम करते हैं लोग, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, है ना। आगे क्या कहता है, फिर उनकी एवरेज सैलरी ले लो, हर किसी की अलग अलग है सैलरी तो, लेकिन उन सबकी सैलरी का एक एवरेज ले लो। The value of human resource is now determined by multiplying the average salary of the group with average tenure। कहते हैं अब जो उनका एवरेज टेन्योर है, जितने साल वो काम करते हैं, इनटू में जितना उनकी एवरेज सैलरी है इसे मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद आप क्या करो, इसको भी डिस्काउंट कर दो, तो आप लोगों को वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं, हमने जो NPV वाला जो पढ़ा इसमें क्या क्या जो इम्प्रूवमेंट्स थी वो किस तरीके से आई, एक एक करके थोड़ा सा याद कीजिए इनको। देखिए, जैसे पहला आया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल। फ्यूचर अर्निंग यानी एम्प्लॉय की जो फ्यूचर अर्निंग है, उसको जो सैलरी हम दे रहे हैं उसका 35 साल तक का पूरा रिकॉर्ड मान लीजिए, पूरी लाइफ तक का, जब तक वो हमारे साथ, जब तक रिटायरमेंट या डेथ नहीं हो जाती तब तक एक ही सैलरी पे काम कर रहे हैं। दूसरा हमने देखा रिवार्ड वैल्यूएशन मेथड, हम जो उसको सैलरी दे रहे हैं लेकिन कब तक की, जो उसको रिटायरमेंट या डेथ से पहले ही वो छोड़ के जा सकता है, तो जितने सर्विस वो काम करेगा उसको ध्यान में रखते हुए हमने किया। फिर आया नेट बेनिफिट मॉडल। नेट बेनिफिट में क्या होता है, हमें नेट बेनिफिट्स देखने पड़ते हैं कि हमने जो उसको पैसे दे रहे हैं माइनस हमें जो उससे बेनिफिट मिल रहा है उसमें से माइनस कर दो उसको जो सैलरी दी है, तो जो बेनिफिट आपका नेट बेनिफिट बचा आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे।
फिर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में हमने प्रोबेबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट इंडियन जो अप्रोच थी एस के चक्रवर्ती वाली, उसमें हमने मैनेजर नॉन मैनेजरियल दो हिस्सों में बांटा, एवरेज टेन्योर और एवरेज सैलरी को मल्टीप्लाई करके फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर निकाल लिया। तो चलिए दोस्तों, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, और बात करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बारे में। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? महंगाई। वो गाना आया था ना, महंगाई डायन खाए जात है। अब देखिए दोस्तों, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर आ रही होती हैं। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा था कि अगर आपने कोई बिल्डिंग 2 लाख की खरीदी थी, कोई ज़मीन, तो वो अगले 10 साल बाद भी 2 लाख की दिखती रहेगी। यही तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से वो चीज़ 2 लाख से 2 करोड़ की हो चुकी है, या 80 लाख 50 लाख की हो चुकी है। तो क्या उसे 2 लाख पे दिखाने से हमारी सही वैल्यूज़ नज़र आएंगी, बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशन सही दिखेंगी? जी नहीं। इन कमियों को दूर करने के लिए हमें एक नया तरीका निकालना पड़ा, वो था इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में एक सेपरेट अकाउंटिंग की जाएगी, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही बनेंगी, लेकिन बाद में उनको कन्वर्ट किया जाएगा किसी तरीके से। अलग अलग मैं तरीके बताऊंगा अभी आपको, उन तरीकों से कन्वर्ट किया जाएगा इन्फ्लेशन के बेस पे, तो आपकी जो आज की वैल्यू है वो नज़र आ सके। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक मीनिंग पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन मीन्स डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। भाई पहले आपके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में आप काफ़ी कुछ एंजॉय कराते थे, 5 दोस्तों को पार्टी दिलाते थे। हम तो जब कॉलेज में थे तब 100 रुपये में है ना, एक पार्टी सी कर लेते थे कैंटीन के अंदर। और आज की डेट में 100 रुपये में खुद का भी कुछ नहीं आता। तो आपकी मनी तो 100 रुपये है, लेकिन आपकी परचेजिंग पावर घट गई। तो महंगाई की वजह से ऐसा हुआ ना, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी हो गई। A range of accounting methods designed to correct problems arising from historical cost accounting। अब जो historical cost accounting की वजह से जो प्रॉब्लम आई, उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करने के लिए हम जब हाई इन्फ्लेशन होती है या हाइपर इन्फ्लेशन होती है, कई जगह होता है जहाँ पे बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ गई है, तो वहाँ पे अपने रिकॉर्ड्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना सही नहीं होता। तो उनको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लेवल अकाउंटिंग। तो कभी भी आपको वर्ड मिले प्राइस लेवल अकाउंटिंग, इसका मतलब भी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ही है। इट इज़ सिमिलर टू कन्वर्टिंग फाइनेंशियल। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कई बार होता है ना, अपन करेंसी में चेंज करते हैं, डॉलर को रुपीज़ में, रुपीज़ को डॉलर में। ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। थोड़ा सा एक फैक्टर सिखाना पड़ेगा कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कैसे होता है। बाकी है ये भी वही कि आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज़ हैं, आपको उसको मल्टीप्लाई करके दूसरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है बस। IAS 29 कहता है कि आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी कब? जब आप हाइपर इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रहे हों। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मेथड्स की, कि कितने मेथड्स हैं। तो वैसे कई जगह आपको ये 3 मेथड्स देखने को मिलेंगे, वैसे ये 4 मेथड्स हैं ये। ठीक है, थर्ड वाले मेथड को कई लोग इग्नोर कर देते हैं। करंट परचेजिंग पावर मेथड, आज की डेट में हम वो ख़रीदने जाएं या आज की डेट में बाज़ार में उसका क्या कीमत होगी, उस हिसाब से। करंट परचेजिंग पावर एक्चुअली कुछ और मीनिंग है, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करंट वैल्यू है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर ये आज इसको बदल दिया जाए तो क्या कॉस्ट होगी? करंट वैल्यू और करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। हम ये चारों मेथड्स कवर करने वाले हैं। आप एक एक करके सुनिएगा, क्योंकि सारे एक दूसरे से लिंक्ड से हैं हल्के से। आइए, इम्प्रूवमेंट है बस उनमें एक दूसरे में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला करंट परचेजिंग, CPP बोलते हैं इसको, करंट परचेजिंग पावर। देखिए, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रुपी मेथड के नाम से भी जाना जाता है करंट परचेजिंग पावर को। इन दिस मेथड द वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट हो चाहे P&L हो, दोनों के बारे में बात चल रही है, आर एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ रिकॉग्नाइज्ड जनरल प्राइस इंडेक्स। देखो, जनरल प्राइस इंडेक्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। दोनों बनाता कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग जो बैलेंस शीट और P&L की वैल्यूज़ है ना, उन वैल्यूज़ को जनरल प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उनकी वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? हम एक कन्वर्जन फैक्टर निकालते हैं पहले। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब, मान लो जनरल प्राइस इंडेक्स, मान लो आपने ये वाला ले लिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ले लिया, तो आपका जो आज की डेट का वैल्यू है, जैसे मान लो ये है 300, तो वो ले लोगे ऊपर, और जिस दिन ये ट्रांजैक्शन करी थी उस दिन था 200, तो 200 ले लोगे नीचे, तो ये कितना आ गया? 1.5 आ गया ना। तो आप यानी कि अपनी वैल्यूज़ को, सारी वैल्यूज़ को क्या कर दोगे? 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे।
है ना। तो ये होता है आपका जनरल प्राइस इंडेक्स की वजह से करेंट परचेजिंग पावर निकालना। अब इसके करते कैसे, एग्जाम्पल देख लो इसका। फॉर एग्जाम्पल एन असेट, फॉर एग्जाम्पल एन असेट परचेज इन द ईयर 2010, मान लो आपने सन 2010 में कोई असेट 5,000 की खरीदी थी, वो 2020 में कि जनरल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से चेंज हो जाएगी, और 2020 की वैल्यूज़ को 2010 की वैल्यूज से कंपेयर करना है, तो अपन क्या करेंगे, वो इनकम टैक्स में करते थे ना अपन लोग, कैपिटल गेन वाले चैप्टर में, है ना। वहाँ पे क्या करते थे, मान लो 2020 का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 300 है, और 2010 का कितना था, 200। तो अपन क्या करेंगे, 5,000 की कॉस्ट को 300 से यानी आज वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे पुराने वाले से, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल आएगी, 7,500 रुपये, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो उस जमाने में 5,000 की थी वो चीज़ आज 7,500 के बराबर है, ऐसा बुकिश वैल्यू हम कह सकते हैं। दैट इज़ परचेजिंग पावर ऑफ रुपी, ये ऐसे चेंज हो जाती है। तो करंट परचेजिंग पावर में आप कौन से मेथड को काम लेते हो कन्वर्जन में, जनरल प्राइस इंडेक्स। जनरल का मतलब या तो आप रिटेल प्राइस या कंज्यूमर प्राइस कोई सा भी ले सकते हो कन्वर्ट करने के लिए। क्या करना होता है, बस सिंपली नया जो है आपका आज वाला उससे मल्टीप्लाई कर दोगे और जो पहले वाला है उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। अगला देखिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं लास्ट में आप लोगों को चारों चीज़ों का एक क्रक्स दिखाऊंगा। आइए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है, ये इंप्रूवमेंट है पिछले मेथड्स के, करंट परचेजिंग पावर मेथड का इंप्रूवमेंट है। कह रहे वन ऑफ द मेजर वीकनेस ऑफ सीपीपी मेथड इज दैट इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स। भाई जो हमने पिछला मेथड कहा ना, पिछला मेथड पता है क्या बोलता है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया 300 और 200, तो 300 और 200 क्या कहता है कि सारी वैल्यूज को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 ऊपर 200 नीचे, तो यानी कि 1.5 आ गया मल्टीप्लाई फैक्टर। तो आप सारी चीज़ों को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो। यार ये तो क्या बात हुई, मान लो मेरी एक किराने की दुकान है और कोई मान लो घी है और ये तेल है, तो घी के दाम तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तेल के दामों में चेंजेस नहीं आए, तो मैं सब चीज़ों को एक साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नहीं ना। तो ये उसकी वीकनेस थी। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड क्या कहता है, कहते हैं इन दिस मेथड द इंडेक्स यूज्ड आर दोज डायरेक्टली रिलीवेंट टू द कंपनीज पर्टिकुलर असेट। कहते हैं जब बिल्डिंग की बात हो तो वो बिल्डिंग की इंडस्ट्री के जो रेट्स हों उस इंडेक्स को फॉलो किया जाए, ठीक है। जब मशीनरी की बात हो तो मशीनरी के जो सेपरेट रेट्स हैं उनको फॉलो किया जाए, हर चीज़ का एक सेपरेट इंडेक्स हो, जनरल प्राइस को फॉलो ना किया जाए। जनरल प्राइस इंडेक्स को फॉलो नहीं किया जाता, यहाँ पे हर चीज़ का एक स्पेशल इंडेक्सेशन होता है, लेकिन ये मुश्किल तो हो जाता है क्योंकि हर चीज़ का स्पेशल इंडेक्सेशन ढूंढना और कन्वर्ट करना दोनों ही मुश्किल है, तो इसको पॉसिबल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए नेक्स्ट मेथड, करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड। करंट वैल्यू देखिए ये अच्छा है। इन द करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड द प्राइस लेवल अकाउंटिंग ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज, जरा ध्यान से सुनना, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज यानी केवल बैलेंस शीट की बात चल रही है, पी&एल की बात नहीं चल रही है, आर शोन इन द बैलेंस शीट एट देयर करंट वैल्यू। अब करंट वैल्यू से इसका मीनिंग क्या है, करंट वैल्यू से मीनिंग है मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट। कहते हैं आज की डेट में जो मार्केट वैल्यू है ना उसमें रिकॉर्ड करो, क्योंकि देखो जो हमने अभी पिछली वैल्यूज़ निकाली दो मेथड्स में, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स से उसकी मार्केट वैल्यू सही तो पता नहीं चलेगी ना, हाँ कहीं कुछ हद तक हम आज की वैल्यू में पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, करंट वैल्यू मेथड में मार्केट वैल्यू को कंसिडर किया जाता है। द वैल्यू ऑफ द नेट असेट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज असर्टेन्ड। साल के शुरुआत की और साल के लास्ट की पता लगाई जाती है, और जो उसमें डिफरेंस आ जाता है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस कहलाता है, जो भी केस होगा। प्रॉफिट बढ़ गई तो प्रॉफिट, घट गई तो लॉस। इन दिस मैथड ऑल्सो लाइक रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मैथड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन रिलीवेंट करेंट वैल्यूज़। अब भाई मार्केट वैल्यू पता कौन लगाएगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो सबके नज़र से अलग अलग होती है। मेरे लिए कोई चीज़ 21 लाख की है, किसी और के लिए 20 लाख की है, कोई उसके 25 लाख देने को तैयार है ना। तो ये भी सब्जेक्टिविटी होती है इसके अंदर। सब्जेक्टिविटी किस चीज़ की, कि भाई हर किसी की अपनी अपनी नॉलेज है, पहचान समझ है, वो हर वक्त इंसान के हिसाब से वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो ये इसकी भी एक कमी है। आइए लास्ट मेथड करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हर लिहाज से है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, नाम दिया उसे सैंडीलैंड्स कमेटी, क्योंकि उसके चेयरमैन का नाम क्या था, मिस्टर फ्रांसिस सीपी सैंडीलैंड्स। टू कंसीडर, उन्हें क्या बोला गया, कह रहे भैया आप दिमाग लगाओ और आप सलाह दो, कह रहे द अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस, कैसे ये जो प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की कैसे की जाए,
कमेटी ने प्रेजेंट करी अपनी रिपोर्ट सन 1975 में, और क्या कहा, क्या रिकमेंड किया, कह रहे द एडॉप्शन ऑफ करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। उन्होंने एक ये मेथड दिया करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, और इसका क्रक्स क्या है, इस मेथड में क्या बोला उन्होंने, कह रहे हैं इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, यानी कि दोनों चीज़ें, ट्रेडिंग P&L भी और बैलेंस शीट भी, करंट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स एंड नॉट ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। कह रहे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे सर रिकॉर्ड मत करो, हर आइटम को उसकी करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। क्या क्रक्स निकला, कहते हैं जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, उनमें करंट वैल्यू पे हर आइटम को रिकॉर्ड करो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मत करो। ये करंट कॉस्ट अकाउंटिंग ने कहा। तो आइए जरा देखते हैं एक बार समराइज वे में कि हमने 4 मेथड्स के अंदर क्या क्या सीखा। ध्यान से सुनिएगा तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी इस चार्ट से। जो हमारा पहला मेथड था करंट परचेजिंग पावर, इसमें हम कौन सा कन्वर्जन यूज़ करते हैं, जनरल प्राइस इंडेक्स। जनरल प्राइस इंडेक्स में हमारे 2 आ जाते हैं, एक आ जाता है रिटेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा आ जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन किया जाता है यहाँ पे P&L को भी बैलेंस शीट को भी। दूसरा आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट वाले में अलग से स्पेशल इंडेक्स होते हैं, जनरल वाले नहीं होते, अलग से होते हैं, और इसमें भी कन्वर्ट किया जाता है दोनों चीज़ों को। अब आया करंट वैल्यू अकाउंटिंग, इसमें मार्केट वैल्यू से करंट वैल्यू सुनते ही क्या आएगा दिमाग में, आज की कीमत। आज की कीमत मतलब मार्केट वैल्यू आज की, लेकिन यहाँ पे केवल बैलेंस शीट को चेंज करने को बोला गया। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आया करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट वाले में हम मार्केट वैल्यू ही लेते हैं, लेकिन दोनों के अंदर स्टेटमेंट P&L में भी और बैलेंस शीट में भी, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसमें कंसीडर की जाती है। क्लियर हो गया। चलिए इस टॉपिक का लास्ट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, छोटा सा टॉपिक है, एक बार इसको भी लेके कंप्लीट करते हैं। भाई एनवायरमेंटल अकाउंटिंग क्या है, जब आप कोई फैक्ट्री सेटअप करते हो तो फैक्ट्री से पोल्यूशन निकलता है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो उस एनवायरमेंटल के लिए भी आप कुछ कर रहे हो क्या, आपने उसके लिए भी कुछ बेहतर किया क्या। एक तरीके से सोशल अकाउंटिंग जो होती है ना, ये उसी का एक हिस्सा है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। इट इज़ अ फील्ड दैट आइडेंटिफाइज। अब ये क्या आइडेंटिफाई करता है, क्या पता लगाता है, कहते हैं आपने सोसाइटी के, आपने एनवायरमेंट से कुछ रिसोर्स यूज़ किए। आपने एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज यूज़ करते हो ना, आप कोई भी चीज़ करते हो तो रिसोर्सेज तो यूज़ कर ही रहे हो आप, है ना। आपने जो रिसोर्स यूज़ किए उनको मेज़र किया जाता है एंड बताया जाता है कि उसकी कॉस्ट क्या लगी, ऑफ अ कंपनीज या नेशनल इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे क्या आया, पूरे राष्ट्र स्तर पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, या सोसाइटी पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, कितनी वैल्यू उसकी आई। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इज अ सबसेट ऑफ सोशल अकाउंटिंग। देखिए सोशल अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है। आपने सोशल ऑडिटिंग पढ़ी थी ना, ऑडिटिंग वाले टॉपिक में। इट फोकसेस ऑन द कोस्ट स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए क्या खर्चा कर रही है, कैसे कर रही है, उसके बारे में इसमें लेखा जोखा किया जाता है। इट प्रिंसिपली डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशन। इसमें मेनली क्या बताया जाता है कि कैसे प्रिपेयर किया गया, उसकी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरैक्शन। किस चीज़ से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन वगैरह बताई जाती है, इंटरैक्शन विद द नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी आपको क्या किया जाता है रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए इंटरैक्शन विद नेचुरल एनवायरनमेंट। आपका नेचुरल एनवायरनमेंट से जो इंटरैक्शन हुआ है उसके बारे में प्रेजेंटेशन की जाती है, बताया जाता है, कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, समझाया जाता है। ये सब कुछ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में होता है। मेनली क्या कंसर्न्स हैं, आइए करते हैं इसको। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है। मेन कंसर्न्स, इट प्लेसेस पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल कॉस्ट। भाई इसका मेन मकसद क्या है कि हम एनवायरमेंटल पे क्या खर्चा आया वो देखना, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वेस्ट। ठीक है। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन फिजिकल फ्लोज एंड यूज ऑफ मटेरियल। आप मटेरियल यूज कर रहे हो, आप वाटर यूज कर रहे हो, आप एनर्जी यूज कर रहे हो, ये सब रिसोर्सेज ही तो है ना। आप इनको जो यूज कर रहे हो, इनका जो फिजिकल फ्लो है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी कॉस्ट को बताना भी एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में आता है। इट्स इंफॉर्मेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल। ये किसके काम की होती है, किस काम की होती है, फॉर एक्टिविटीज एंड डिसीजंस विद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ये हमारी फैक्ट्री की वजह से जो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट आएगा उनमें डिसीजन लेने के काम आती है।
मान लो कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे फॉसिल फ्यूल्स निकलती हैं या नदी तालाब गंदे हो जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हो, हमें ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, काम कहाँ पे सेटअप करना चाहिए, इन सब चीज़ों में एनवायरमेंटल अकाउंटिंग हमारे काम आती है और डिसीजंस लेने पे हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमारी ये स्पेशल अकाउंटिंग कंप्लीट हुई, ह्यूमन रिसोर्स, एनवायरमेंटल और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। जय